आखिर मरूफ नेवरोलॉजिस्ट और एमएस के माहिरीन खुराक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इंतजाम के दरमियान ताल्लुक पर ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? इस वीडियो में मैं आपके साथ एमएस की हिमायत के लिए सबसे मुअस्सर ग़िज़ाई हिकमत अमलियाँ एक आंतों के माइक्रोबायोम के माहिर और सर्जन के नुक्ता नज़र से बयान करूँगा। गुज़िश्ता दहाई के दौरान मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लड़ने वाले मरीजों के साथ करीबी काम किया है, और जो बसरतें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो अलामात को कम करने और तवील मुद्दती सेहत को फ़रोग़ देने में इनकलाबी साबित हुई है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये मालूमात आपके एमएस के इलाज के बारे में सोचने का अंदाज बदल सकती है। सलाम, मैं डॉक्टर सत्येनो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों की सेहत के जाविये से दायमी सोजिश की जड़ तलाश करने के लिए वक्फ है। मेरा तरीका, जिसे माइंड गट्टामोन मेथड कहा जाता है, 12 सालों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी खुदकार अमराज के इलाज के दौरान तैयार हुआ है। हमारा जामे तरीक़ाकार बेशुमार मरीजों को अपनी अलामात पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का इख्तियार दे चुका है, बगैर उसके कि वो अपनी दवाओं पर इन्हिसार करें। इसका मतलब ये भी है कि एमआरआई पर कोई नई जख्म नहीं बनती और ना ही कोई न्यूरोलॉजिकल अलामात ज़ाहिर होती है। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है, लेकिन जब हम एमएस का इलाज आंतों के माइक्रोबायोम के तवाज़ुन के जरिए करते हैं तो नताइज खुद बोलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है और हकीकी मरीजों की कहानियों से मजीद सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। काम पर जाकर मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको कुछ अमली इकदामात बताऊंगा जिनसे आप अपनी सेहत के सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद मवाद और कामयाब मरीजों की कहानियाँ भी मिलेंगी जो आपकी मुनफरिद सूरत हाल में कीमती रहनुमाई फराहम कर सकती है। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक 2017 की तहकीक है जिसने खुराक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर उसके असरात का तज्जिया किया गया है, और इसमें प्रीबायोटिक्स और सोजिश कम करने वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। यहाँ एक 2021 की तहकीक है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी के किरदार और इस बीमारी के इंतज़ाम में उनकी मौसरियत का जायज़ा लेती है। ये 2022 की तहकीक खुराक, आंतों के माइक्रोबायोम और उन अवामिल को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों के इलाज में मद्देनज़र रखने की अहमियत के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़े करती है। इस वीडियो में हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इंतज़ाम के लिए मिसाली खुराक पर बात करेंगे। चाहे आप रोज़मर्रा की मुश्किलात का सामना कर रहे हों या बीमारी के अचानक बढ़ने के इम्कानात को कम करने के तरीक़े तलाश कर रहे हों, दुरुस्त ग़िज़ाएँ तलाश करना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप उम्र भर की दवाओं, नेवरोलॉजिस्ट के विज़िट्स और एमआरआई से बचना चाहते हैं। सालों के दौरान मैंने बेशुमार मरीजों के साथ काम किया है जिन्होंने अपनी खुराक और आंतों की सेहत पर तवज्जो देकर अपने एमएस की अलामात में नुमाया कमी की और अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाया। इसका मतलब ये भी है कि उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में एमआरआई पर कोई नई जख्म नहीं बनती। लेकिन यह तरीक़ाकार क्यों मौसर है? बहुत से माहिरीन आपको बताएंगे कि एमएस एक नाकाबिले तब्दील बीमारी है, बल्कि यह वक्त के साथ बिगड़ती है और वो आपको सिर्फ दवाएं ही बुनियादी हल के तौर पर पेश करेंगे। ताहम मेरी क्लिनिकल तजर्बे और जदीद तरीन तहकीक दोनों से ये बात वाज़ेह है कि रिवायती मशवरे काफ़ी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एमएस के लिए बेहतरीन खुराक, आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए और अपनी सेहत के सफ़र को कंट्रोल करने के तरीके बयान करूंगा। ठीक है, पहला अहम नुकता यह है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स की अहमियत को समझा जाए। मुताद्दिद मुतालियात ने एमएस को कंट्रोल करने में फाटोन्यूट्रिएंट्स के किरदार पर जोर दिया है। यहाँ 2023 की एक तहकीक है जो पॉलीफिनोल्स और उनके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और न्यूरो प्रोटेक्टिव असरात को एमएस के इलाज में बयान करती है। ये 2024 की तहकीक कुदरती मुरक्कबात के मुदाफ़ियती निज़ाम की रेगुलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और एमएस में माइग्रेन की हिफाजत और दोबारा बनने पर असरात को बयान करती है। ये 2022 की एक तहकीक है जो कुदरती मुरक्कबात की एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात और एमएस की पेशरफ्त और उसकी तरतीब ने उनके किरदार पर बात करती है। आपने यकीनन सुना होगा कि फाटोन्यूट्रिएंट्स सोजिश को कंट्रोल करने के लिए कितने अहम हैं, खास तौर पर खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इस हवाले से बेशुमार तहकीक मौजूद है, लेकिन मैं आपको तफसील में ले जाने के बजाय सीधा असल बात पर आता हूँ। फाटोन्यूट्रिएंट्स कुदरती तौर पर पौधों में पाए जाने वाले मुरक्कबात हैं, जैसे फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, मसाले और फंगस। अब उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, सुपरफूड्स के नाम से भी जानते होंगे। ये मुरक्कबात सोजिश को कम करने में बहुत मुअस्सिर समझे जाते हैं, क्योंकि एमएस से निपटने में बहुत अहम है। जितना ज़्यादा आपकी खुराक उन अज्जा से भरपूर होगी, इतना ही आपका जिस्म उन अचानक होने वाले हमलों का बेहतर मुकाबला करेगा। अब ये फाटोन्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किए जाते हैं, जैसे टर्पेंस, पॉलीफिनॉल्स, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स। हर एक का अपना मुनफरिद किरदार है जो आपके जिस्म को तवाज़ुन में रखने में मदद देता है। एमएस के बहुत से मरीज़ उन अज्जा को मुनासिब मिकदार में नहीं लेते, जिससे आंतों, मुदाफ़ियती निज़ाम और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ जाता है और यहीं से मसाइल शुरू होते हैं। यहाँ मकसद ये है कि आप अपनी खुराक में उन फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार और तनव्वु को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं।
ऐसा करने से आप अपने जिस्म को वो औजार फराहम कर रहे हैं जिनकी इसे सोजिश को काबू में रखने के लिए ज़रूरत है। अब अगर आपके जिस्म में फाटोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो एमएस को मुअस्सिर तरीके से संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सही ग़िज़ा के ज़रिए आप कुदरती तौर पर अपने जिस्म की सेहतमंद रहने और अलामात को कम करने की सलाहियत को सहारा दे सकते हैं। मैं इस बात का बड़ा हामी हूँ कि हर खाने के साथ जितने ज़्यादा फाटोन्यूट्रिएंट्स हासिल किए जा सकें किए जाएं। हर खाने को इस मौके के तौर पर सोचें कि आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं, अपनी आंतों को सेहतमंद कर सकते हैं और अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को सहारा दे सकते हैं। अगर आप इस मौके को गंवा देते हैं तो आप अपनी सेहत को किस्मत के हवाले कर रहे हैं। असल बात यह है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स एमएस को संभालने में आपके बेहतरीन साथी हैं। अगर आपकी खुराक में ये शामिल नहीं है तो यह हैरत की बात नहीं कि आपको मुसलसल अलामात का सामना है। लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के साथ आप अपने जिस्म को सोजिश पर काबू पाने और अपनी हालत को बेहतर तौर पर संभालने का भरपूर मौका दे सकते हैं। दूसरा नुक्ता ग़िज़ाई ज़रूरियात और मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की गिनती से मुताल्लिक़ है। गुज़िश्ता चंद सालों में वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने का रुझान बहुत मकबूल हुआ है और बहुत से लोग उसकी सोजिश कम करने वाले फ़वाइद की तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जब बात मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों की हो, तो वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना वो मजाती हल नहीं है जैसा कि इसे हमेशा पेश किया जाता है। हकीकत तो यह है कि यह फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। एक हालिया 2024 की तहकीक में यहाँ तक पाया गया है कि वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने से दिल की बीमारी से मौत का खतरा 91% तक बढ़ जाता है और यह सिर्फ खाना छोड़ने की इतनी बड़ी कीमत है। इन खतरात के बावजूद बहुत से लोग, जिनमें एमएस के मरीज भी शामिल हैं, अब भी ये समझते हैं कि रोज़ा रखना ही हल है। और हाँ, कलील मुद्दत में ऐसा महसूस हो सकता है कि ये काम कर रहा है क्योंकि आप अपनी आंतों में मौजूद उन नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे जो सोजिश का बाइस बनते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। आपको गैर ज़रूरी वज़न में कमी और पट्ठों की कमज़ोरी, थायराइड के मसाइल, तनाव के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की ज़्यादती, नींद में दुश्वारी, ग़िज़ाई कमी जो असाब की बहाली को सुस्त कर देती है और एमएस में सोजिश को मज़ीद बढ़ा देती है, हाज़मे के मसाइल जैसे पेट फूलना, मतली और भूख में कमी। आपको मुसलसल थकन महसूस हो सकती है जो किसी तरह ख़त्म ही नहीं होती। जब ये मसाइल पैदा हो जाते हैं तो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाता है। खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ, गैस भरा हुआ, सुस्त और तवानाई से खाली महसूस हो सकता है। ये अलामात आपको आइंदा मुनासिब मिकदार में खाना खाने से रोक सकती है, जिससे एक ऐसा शैतानी चक्कर बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अगर आपका वज़न कम हो। कम वज़न होना यानी अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 या इससे कम है तो ये ख़ास तौर पर मसला बन सकता है। आप मेरे वेबसाइट पर मौजूद बीएमआई कैलकुलेटर के ज़रिए अपने कद और वज़न दर्ज करके आसानी से अपना बीएमआई मालूम कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है और आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आप संजीदा खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका बीएमआई सिर्फ 13 था, जो कि काफ़ी संगीन सूरत हाल है। और जब आपके जिस्म का बीएमआई कम हो और आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म एक कैटबोलिक हालत में है, यानी प्रोटीन बनाने के बजाय इसे तोड़ रहा है, जिससे अलामात ज़्यादा शदीद हो सकती हैं और सेहत याबी का अमल सुस्त हो जाता है। खुशकिस्मती से मेरे ज़्यादातर एमएस के मरीज़ तो नॉर्मल वज़न के हैं या वज़न से ज़्यादा हैं, इसलिए ये मसला आम तौर पर ज़्यादा नहीं पाया जाता। अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाने और एमएस के अचानक भड़कने को कम करने का राज खाना छोड़ने में नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप इस तरह खाएं जो आपके जिस्म के सेहत याब होने के अमल को सहारा दे। बहुत से लोग अपनी बीमारी के लिए सही ग़िज़ा तलाश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। जब एमएस को संभालने के लिए बेहतरीन मैक्रोन्यूट्रिएंट तवाज़ुन मालूम करने की बात आती है तो आपको चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका मकसद सोजिश को कम करना है तो मैं तजवीज़ करता हूं कि आप अपनी रोज़ाना की कैलोरीज़ का तकरीबन 50% सेहतमंद चिकनाइयों से हासिल करें और बाकी 50% को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के दरमियान बराबर तकसीम करें। यह तनासुब आपको किसी निसाब की किताब में नहीं मिलेगा। ये इन बरसों के तजर्बे पर मबनी है जिनमें मैंने इन लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने इस तरीक़ाकार को अपना कर हकीकी बेहतरी देखी है। अगर आपका मकसद वज़न कम करना है तो आपको ये तनासुब इस तरह बदलने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई कम करें और प्रोटीन की मिकदार बढ़ा दें। दूसरी तरफ अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी मजमूई कैलोरीज़ में इजाफा करना और कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई के दरमियान तवाज़ुन को एडजस्ट करना बहुत अहम है। अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना शुरू में कुछ वक्त ले सकता है, लेकिन यह मेहनत वाकई फ़ायदेमंद है। जब आप अपनी ग़िज़ाइयत को दुरुस्त करते हैं तो न सिर्फ आपकी तवानाई की सतह बेहतर होती है, बल्कि आप अपने जिस्म को यह मौके भी देते हैं कि वो तवील मुद्दत में एमएस की अलामात को बेहतर तरीके से संभाल सके। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात क्या है। बस अपना कद और वज़न दर्ज करें और आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी रोज़ाना की ज़रूरियात क्या है। ये एक बेहतरीन आगाज़ है क्योंकि इससे आप अपनी खुराक को इसी हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का तवाज़ुन आपके आंतों के माइक्रोबायोम में अहम किरदार अदा करता है, जो बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज होता है कि आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं।
आपकी आंतों में मौजूद माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और फंगस शुक्र नशास्ता और फाइबर पर परवान चढ़ते हैं और ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो बात यह है, आपके पास सादा शुक्र जैसे ग्लूकोज और फर्विक्टोज होती है जो नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश को बढ़ाती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर सोजिश पैदा करती हैं और एमएस की अलामात को मजीद बिगाड़ती है। प्रोसेस शदा नशास्ता जैसे कि रिफाइंड आटे में पाया जाता है भी यही असर करता है, लेकिन दूसरी तरफ पेचीदा और रेजिस्टेंट नशास्ता फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग देता है, जबकि फ़ाइबर ख़ास तौर पर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद देता है। मैं समझता हूँ ये सब कुछ थोड़ा पेचीदा लग सकता है और आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो एक ऐसी डाइट है जो ये करती है। इसे कार्निवोर डाइट कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ ये सामने आती है। ये डाइट मुकम्मल तौर पर गोश्त पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम फाइबर को ख़त्म कर दिया जाता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। एमएस के लिए कार्निवोर डाइट में कुछ वजन ज़रूर है। इसमें जानवरों का गोश्त, सुर्ख गोश्त, सफ़ेद गोश्त और गिन मैट्स शामिल होते हैं और इस हवाले से एक नुमाया मुसन्निफ टेरीवाल आर्गन मैट्स मछली और सी फूड की बहुत बड़ी हामी है। आपके पास जानवरों की चिकनाइयाँ और अंडे भी होते हैं। ये डाइट तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर देती है, जिनमें फाइबर, लैक्टोज, नशास्ता और शुक्र शामिल हैं, लेकिन केटो आलूकार्ब डाइट्स के बरक्स, जिनमें अब भी कुछ मसला पैदा करने वाले कार्ब्स शामिल हो सकते हैं। एक सख्त कार्निवोर तरीका उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। तो जब आप कार्निवोर डाइट को सख्ती से अपनाते हैं तो आप दूध और फाइबर के तमाम ज़राए को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें शुक्र, कार्ब्स और फाइबर नहीं होते जिन पर जिस्म इंहिसार करे। ये तरीका ख़ास तौर पर एमएस के शदीद दौर में मुअस्सिर साबित हो सकता है जब सोजिश अपनी इंतहा पर होती है। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है। अगरचे कार्निवोर डाइट कलील मुद्दत में आराम के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन यह हर किसी के लिए तवील मुद्दत तक बरकरार रखना ज़रूरी नहीं है। असल पीलियो डाइट जो बाद में कार्निवोर डाइट में तब्दील हुई, ज़्यादातर पौधों पर मबनी थी और कभी कभार गोश्त शामिल किया जाता था, जो इस फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट से ज़्यादा मुताबिकत रखती है, जिसकी मैं अमूमन सिफारिश करता हूँ। ये इस डेटा के भी खिलाफ है जो एम अलिफासिसवांक डेटा सीट में पेश किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि पौधों पर मबनी ग़िज़ा एमएस में पाई जाने वाली सोजिश को कम करने में मददगार है। तो अगरचे कार्निवोर डाइट अपनाना शदीद दौर में सोजिश को कम करने में मदद दे सकता है, लेकिन यह सेहतमंद आंतों के माइक्रोबायोम को बरकरार रखने के लिए तवील मुद्दत की बेहतरीन हिकमत अमली नहीं हो सकती। और मैंने इस मौजू पर एक और वीडियो में मजीद तफसील से बात की है, तो ज़रूर इस वीडियो को भी देखें। कार्निवोर डाइट के अलावा एमएस के लिए दीगर ग़िज़ाएं भी हैं जो सोजिश को कंट्रोल करने के लिए मखसूस कार्बोहाइड्रेट्स को निकालने पर तवज्जो देती हैं। एक ऑप्शन जिसे कुछ लोग आजमाना चाहते हैं वह है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट (एससीडी). एससीडी का मकसद सोजिश को कम करना है, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल कर जो हजम करने में मुश्किल होते हैं और अक्सर आंतों में खमीर बनाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ज़्यादती हो जाती है। कुछ इजाज़त याफ्ता ग़िज़ाओं में गोश्त और मछली शामिल हैं। आपको कुछ खमीर शुदा डेयरी मसनूआत, सब्जियां, फल, गिरियाँ और तेल भी मिल सकते हैं, लेकिन जो ग़िज़ाएं निकाली जाती हैं उनमें अनाज और नशास्ता जात शामिल हैं, जैसे गंदम, चावल, मकई, जई और अनाज से बनी तमाम अशिया, शुक्र और मिठास देने वाले अज्जा। इसमें रिफाइंड शुक्र, हाई फ्रक्टोज, कारनसीरत, मसनूई मिठास और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं शामिल हैं। आपको कुछ दालें भी निकालनी पड़ती हैं, जैसे बीन्स, जो मखसूस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होती है। और यहाँ ख्याल यह है कि एससीडी पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे डाइसिक्राइड्स और पॉलीसिक्राइड्स को ख़त्म करती है, जो बैक्टीरिया की ज़्यादती और बीमारी के भड़कने में किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो भी तैयार की है जिसने मैंने एससीडी का मवाजना एक फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर ग़िज़ा से किया है, जिसे मैं एमएस के इलाज के लिए तजवीज़ करता हूँ। मेरे तजर्बे में आंतों के माइक्रोबायोम के मसाइल को हदफी प्रोबायोटिक्स और मुख्तलिफ किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मदद से हल करना कहीं ज़्यादा मुअस्सिर है। एससीडी डाइट में दुरुस्तगी की कमी है और यह अक्सर नताइज में तसलसल नहीं दिखाती, और यहीं से मैं वोलिस प्रोटोकॉल की तरफ आता हूँ, जिसे ख़ास तौर पर एमएस के लिए डॉक्टर टेरी वोलिस ने तैयार किया है। एमएस की तशख़ीस के बाद उन्होंने महसूस किया कि अपनी खुराक में तब्दीली लाने से उनकी अलामात को संभालने में मदद मिली। इस प्रोटोकॉल में गोश्त और मछली, सब्जियां, शुख रंग के फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसमें दूध और अंडे, अनाज और दालें, नाइटशेप सब्जियां और चीनी से परहेज किया जाता है। अगरचे वोलिस इस ग़िज़ा को अपनी सेहत में नुमाया बेहतरी का सबब करार देती है, लेकिन तहकीक अब भी महदूद है और मेरे तजर्बे में फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ा उनके प्रोटोकॉल से भी बेहतर है। सिर्फ एक छोटी सी तहकीक थी जिसमें वोलिस प्रोटोकॉल पर अमल करने वाले एमएस के मरीजों में थकावट में कमी देखी गई, लेकिन इस तहकीक में यह भी जाहिर हुआ कि वर्जिश और दीगर इलाज भी मुअस्सिर है। इसलिए यह जानना नामुमकिन है कि मजमूई तौर पर इस खुराक ने क्या किरदार अदा किया। इसके बावजूद अगर आपको एमएस है तो यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आजमाना काबिल गौर है। अब जिस खुराक पर सबसे ज़्यादा तहकीक मौजूद है वो दरअसल सवैंक डाइट है, जिसे 1950 की दहाई में डॉक्टर राय सवैंक ने तैयार किया था।
इस खुराक का मकसद चिकनाई के इस्तेमाल को कम करना है, खास तौर पर से शदा चिकनाई को, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि ये एमएस की अलामात में इजाफा करती है। इसमें यह तजवीज़ किया गया है कि से शदा चिकनाई को रोज़ाना 15 ग्राम तक महदूद रखा जाए और गैर से शदा चिकनाई कम अज़ कम 20 ग्राम रोज़ाना ली जाए, और ये चिकनाइयाँ अब जैतून के तेल और चर्बी वाली मछली जैसी चीज़ों से हासिल करेंगे। आपको फिर भी फल और सब्जियां, दुबली मछली और गैर डेयरी चिकनाइयाँ और मुकम्मल अनाज खाने की इजाज़त है। आपको सुर्ख गोश्त और ज़्यादा चिकनाई वाली डेयरी अशिया से परहेज़ करना होगा, और यह साबित हुआ है कि अगर आप 7 डाइट पर अमल करें तो बीमारी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। हकीकत में यह देखा गया है कि 96% केसेस में एमएस मजीद नहीं बढ़ती, लेकिन बदकिस्मती से इस तहकीक के बाद शवाहिद काफ़ी महदूद रहे हैं। इसके अलावा यह डाइट बहुत ज़्यादा पाबंदी वाली हो सकती है, जिसकी वजह से इसे तवील अरसे तक बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। एक और डाइट जो आंतों से मुताल्लिक बीमारियों जैसे एमएस के लिए सामने आती है वो है लो फूड मैप डाइट। ये डाइट खास तौर पर कुछ ऐसे खमीर पजीर कार्बोहाइड्रेट्स को महदूद करने के लिए बनाई गई है जो आंतों में तकलीफ और सोजिश को बढ़ा सकते हैं, और मैं आपके लिए इसे आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। इसमें आपको कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ खाने की इजाज़त होती है जो लो फूड मैप ग़िज़ाएँ कहलाती हैं, जैसे प्रोटीन, कुछ सब्जियाँ और कुछ फल, अनाज और सीरियल्स और डेयरी के मुतबादिल। इसमें कुछ बीज और गिरियाँ भी शामिल हैं और तेल और चिकनाइयाँ भी। लेकिन हाफूद मैप ग़िज़ाएँ जिनसे परहेज़ करना चाहिए, इनमें कुछ फल शामिल हैं जैसे सेब, नाशपाती, आम और चेरी, और सब्जियों में लहसुन, प्याज, गोभी और मशरूम शामिल हैं। इसके अलावा दालें और फलियां जैसे बीन्स, मसूर और चने भी शामिल हैं, और फिर वो डेयरी मसनूआत जिनमें ज़्यादा लैक्टोज होता है जैसे नरम पनीर और दूध। अनाज जैसे गंदम, जो और राई भी खमीर पजीर होते हैं, और आपके पास मीठे अज्जा जैसे शहद और हाफ्रुक्टोज कारण सिरप भी शामिल है। इसकी वजह यह है कि फूड मैप्स छोटे जंजीर वाले कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर अल्कोहलिस है जो छोटी आंत में सही तरह जज्ब नहीं होते, जिसके नतीजे में खमीर बनना और आंतों के मसाइल पैदा होते हैं। फूड मैप का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसाक्राइड्स, जो गंदम, प्याज और लहसुन जैसी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। तो आपके पास डाइसिक्राइड्स होते हैं जो आपको लैक्टोज पर मुश्तमिल मसनूआत जैसे दूध और दही में मिलते हैं। आपके पास मोनोसिक्राइड्स भी हैं जो आपको फ्रक्टोज से भरपूर ग़िज़ाओं जैसे सेब और शहद में मिलते हैं। और आपके पास पोलियोलिस भी हैं जो कुछ फलों जैसे चेरी और आलू बुखारा में पाए जाने वाले शुगर अल्कोहलिस हैं। इस डाइट में एक इलिमिनेशन फेज होता है जिसमें आपको ये तमाम हाई फूड मैप ग़िज़ाएँ छोड़नी पड़ती है, और फिर एक री इंट्रोडक्शन फेज आता है जिसमें आप अपनी बर्दाश्त और तरगुर्स के हिसाब से उनमें से कुछ ग़िज़ाएँ दोबारा शामिल कर सकते हैं। तो इस मरहले पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डॉट्स जो कार्ब्स और फाइबर को महदूद करती है, उनमें से कौन सी वाकई आंतों के माइक्रोबायोम में सोजिश के लिए मुअस्सिर है। इनमें से ज़्यादातर डॉट्स का मसला यह है कि ये बराह रास्त असल वजह को हल नहीं करती, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी है। असल में आपके पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो कार्ब्स को प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में नुकसानदेह बाई प्रोडक्ट्स की पैदावार में इजाफा हो जाता है, और ये सूरत हाल आमतौर पर SIBO और कैंडिडा जैसी हालतों में पाई जाती है, जिससे हिस्टामिन की सतह बढ़ जाती है, सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइन्स बनते हैं, और थकन, पेट फूलना, दिमागी धुंध और सस्ती जैसी अलामात जाहिर होती है, जिन पर मैं पहले भी अपनी दूसरी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। अब तक जिन डॉट्स का मैंने जिक्र किया है वो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और फाइबर के अज्जा को तो एड्रेस करती है, लेकिन वो असल वजह को तवील मुद्दत के लिए हल नहीं करती, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत है। बुनियादी तौर पर यह डॉट्स सिर्फ आर्जी हल हैं जो असल मसले को सिर्फ मुअख्खर करती है, और यही मुझे अपने तीसरे नुक्ते की तरफ ले आता है। मिसाली मल्टीपल स्क्लेरोसिस डाइट को माइक्रोबायोम के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ कार्ब्स से परहेज करना मसले की जड़ तक नहीं पहुंचता, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी है। इस मसले को मुअस्सिर तरीके से संभालने का वाहिद तरीका यह है कि हदफी फाटोन्यूट्रिएंट्स और खुसूसी प्रोबायोटिक फार्मेशन इस्तेमाल की जाए। लिहाजा बेहतरीन फाटो डाइट तैयार करने के लिए एक हिकमत अमली और आंतों के काम करने के तरीक़ाकार की गहरी समझ ज़रूरी है। यही वो मकाम है जहां माइंडगट्टामोनेट अप्रोच सामने आती है। हम आगाज़ करते हैं आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त प्रोबायोटिक्स के साथ दोबारा मुतवाज़िन करके, और ये वो आम प्रोबायोटिक्स नहीं है जो आपको मार्केट में मिलते हैं। ये क्लिनिकी तौर पर साबित शुदा है और ख़ास तौर पर आंतों से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए तैयार किए गए हैं। आपको ज़्यादा CFU काउंट्स, मुतअद्दिद अक़साम और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 मखसूस अक़साम की ज़रूरत है जो आंतों में हिफाजती बायोफिल्म बनाती हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को काबू में रखने में मदद देती है। उन सेहतमंद कॉलोनीज़ को बरकरार रखने के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स कलीदी किरदार अदा करते हैं, और ये ज़्यादातर पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे सोजिश पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ पेचीदा प्रोटीन्स अचानक भड़क उठने का सबब बन सकते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल में एहतियात बरतना दानिशमंदी है। ताहम उन ग़िज़ाई तरीक़ों को हद से ज़्यादा अपनाना आसान है। मिसाल के तौर पर वैगन मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी ग़िज़ा फ़ायदेमंद लग सकती है, लेकिन बाज़ सूरतों में यह बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदाना हो सकती है। वैगन ग़िज़ा एक पौधों पर मबनी निज़ाम है जो तमाम हैवानी मसनूआत जैसे गोश्त, दूध, अंडे और शहद को खारिज कर देती है।
یہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف قسم کی پودوں پر مبنی غذاؤں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس غذا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کافی مقدار میں پروٹین نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں پروٹینکلور کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے جب آپ آنتوں اور دماغ میں سوزش کو واقعی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کے جسم کو امینو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروٹین کو آپ کی روزانہ کیلوریز کا تقریباً 25% حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ویگن غذائیں انتہائی پراسیسڈ ہوتی ہے، جن میں اضافی کیمیکلز اور نقلی گوشت شامل ہوتے ہیں، جو طویل مدتی ایم ایس کی صحت کے لیے درکار غذائی اجزاء فراہم نہیں کرتے، اور یہ طریقہ شاذ و نادر ہی وہ نتائج دیتا ہے جن کی میرے کلائنٹس کو تلاش ہوتی ہے جب وہ ایم ایس کی علامات کو پلٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک زیادہ متوازن اور پائیدار طریقہ کار میڈیٹرینین ڈائٹ ہو سکتی ہے۔ میڈیٹرینین ڈائٹ بحیرہ روم کے کنارے واقع ممالک کی روایتی غذائی عادات پر مبنی ہے، اور یہ مکمل غیر پراسیسڈ غذاؤں پر زور دیتی ہے جس میں پودوں پر مبنی اجزاء، صحت مند چکنائیاں اور دبلا پروٹین ترجیح دیے جاتے ہیں۔ میڈیٹرینین ڈائٹ کی ایک کمی یہ ہے کہ یہ آپ کی فاٹو نیوٹرینٹس کی مقدار کو ٹریک کرنے کا کوئی مستقل طریقہ فراہم نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی روزانہ کی کیلوریز کا 50% اومیگا فیڈ سے آئے، جو آنتوں کے مائکرو بائیوم کی صحت برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ اگرچہ میڈیٹرینین ڈائٹ میں بہت سی فائدہ مند غذائیں شامل ہیں، لیکن غذائی اجزاء کی مقدار کو ٹریک کرنے میں بے قاعدگی ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔ اپنے کلائنٹس کے لیے ہم زیادہ درست طریقہ اپناتے ہیں جس میں فاٹو نیوٹرینٹس سے بھرپور غذا پر توجہ دی جاتی ہے، اور ہم روزانہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹ، پروٹینز اور مائکرو نیوٹرینٹس کو بڑی باریکی سے ٹریک کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ غذا آنتوں کے مائکرو بائیوم کی مکمل طور پر حمایت اور بہتری کرے۔ یہ سب کچھ اکیلے کرنے پر شاید مشکل لگے، لیکن جب ہماری ٹیم آپ کی مدد کر رہی ہو تو یہ اتنا مشکل نہیں رہتا۔ ہمارے پاس مصروف پیشہ ور افراد ہیں جو یہ روزانہ کرتے ہیں، اور یہ طریقہ دراصل کافی آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس درجے کی نشاندہی ضروری ہے، خاص طور پر خود کار مدافعتی سوزش کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور ایم ایس میں طویل مدتی شفا کو فروغ دینے کے لیے۔ چوتھا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فوڈ ڈارز اور فوڈ سینسیٹیویٹی ٹیسٹنگ کے بارے میں۔ یہ تصور مکمل طور پر آپ کی ذاتی غذائی حساسیتوں کو سمجھنے اور ان کا ریکارڈ رکھنے سے متعلق ہے۔ جب بات ملٹیپل اسکلروسس کو کنٹرول کرنے کی آتی ہے تو صحیح غذا میں ذاتی غذائی محرکات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور میرے پاس ایم ایس کے لیے فوڈ سینسیٹیویٹی ٹیسٹنگ پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے ٹیسٹ زیادہ مؤثر ہیں اور نتائج کو کیسے سمجھا جائے۔ کسی بھی ڈائٹ پلان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذاتی غذائی ناپسندیدگیوں، حساسیتوں اور الرجیز کو مد نظر رکھے، اور ان محرکات کو ٹریک کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ فوڈ ڈائری رکھنا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ کام تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے تمام کلائنٹس کے لیے ایک نہایت ضروری اور لازمی قدم ہے، خاص طور پر ابتدائی چند ہفتوں میں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب آپ کو فلیئر اپ ہو رہا ہو تو تقریباً ہر کھانا مسئلہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ صحت یاب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کچھ غذائیں آپ پہلے سے زیادہ برداشت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو پہلے مسئلہ بن رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی غذائی حساسیتوں کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنا اور اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے یہ بدل سکتی ہے۔ تو غذائی حساسیت اور الرجی کے 4 بنیادی اقسام کے ٹیسٹ ہیں۔ نمبر 1 ہے اسکن پروک ٹیسٹ۔ یہ وہ روایتی الرجی ٹیسٹ ہے جو آپ الرجسٹ کے کلینک میں کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سیریم آئی جی ٹیسٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جو خوراک اور ماحولیاتی الرجیز کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک نسبتاً نیا ٹیسٹ بھی ہے جو کہ خون کا ٹیسٹ ہی ہے، اسے IgG4 کہتے ہیں، اور یہ دراصل الرجی کے بجائے حساسیت کو زیادہ دیکھتا ہے۔ اور سب سے نیا ٹیسٹ میڈی ایٹر ریلیز ٹیسٹ ہے، اور یہ بھی حساسیت کو چیک کرتا ہے۔ میں اکثر اپنے کلائنٹس کے لیے یہ ٹیسٹ ریویو کرتی ہوں اور انہیں یہ سمجھانے میں رہنمائی کرتی ہوں کہ ان کے نتائج ان کی خوراک اور مجموعی صحت کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایم ایس کے لیے فوڈ سینسیٹیویٹی کی تشریح میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پاس اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ، ان کے فائدے اور نقصانات، اور دراصل ٹیسٹ کروانے کے بہترین اوقات پر بات کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر عام طور پر فلیئر کے دوران ٹیسٹ کروانا اچھا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت غلط مثبت نتائج آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ زیادہ مستحکم حالت میں ہوں تو ٹیسٹ کروانا اس بات کی زیادہ واضح تصویر فراہم کرتا ہے کہ اصل میں کون سی چیزیں حساسیت کا باعث بن رہی ہیں۔ اور آخری چیز جس کا میں جلدی سے ذکر کروں گی وہ آٹو امیون پروٹوکول ہے۔ یہ ڈائٹ اکثر آٹو امیون بیماریوں جیسے ملٹیپل اسکلروسس کے انتظام کے لیے تجویز کی جاتی ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے مخصوص نہیں ہے کہ کون سی غذائیں ایم ایس کی علامات کو بڑھا سکتی ہیں یا فاٹو نیوٹرینٹس کی تنوع کو بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوراک آنتوں کے مائکرو بائیوم کو دوبارہ متوازن کرنے میں بھی زیادہ مددگار نہیں، جو کہ ایم ایس کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسی طرح کم ہسٹامے والی ڈائٹ کا بھی اکثر ایم ایس سے متعلق سوزش کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈائٹ میں وہ غذائیں نہیں کھائی جاتی جو عام طور پر ہسٹامے کے اخراج کا باعث بنتی ہے، جو ایم ایس کی علامات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ تاہم کم ہسٹامے والی ڈائٹ آنتوں کے مائکرو بائیوم کی صحت کی بنیادی وجہ کو حل نہیں کرتی، جو کہ ہسٹامے کی پیداوار اور ایم ایس میں مجموعی علامات کے کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
इसके अलावा ये डाइट इनफरादी हिस्सेसीतों के मुताबिक नहीं बनाई गई, जो कि एमएस जैसी पेचीदा बीमारियों के इंतजाम में निहायत अहम है। अच्छा, अब एक खुलासा पेश है। ये हैं वो उसूल जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए मिसाली डाइट के होने चाहिए। सबसे पहला उसूल यह है कि डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा उसूल यह है कि इस डाइट को तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को शुमार करना ज़रूरी है। तीसरा उसूल यह है कि यह डाइट माइक्रोबायोम के लिहाज से मखसूस होनी चाहिए। और चौथा उसूल यह है कि इसमें खुराक से मुताल्लिक हिस्सेसीतों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं तमाम डॉट्स का जायज़ा उन्हीं 4 उसूलों की बुनियाद पर लेता हूँ। माइंड गट टामोनेट क्लिनिक में हम उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर हर फर्द के लिए खुसूसी मंसूबे तैयार करने में खासा वक्त सिर्फ करते हैं। हम कोचिंग भी फराहम करते हैं ताकि जवाबदेही और अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह है कि हम सिर्फ अद्वियात पर मबनी तरीक़ाकार के मुकाबले में मुसलसल बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। हम लोगों को घर बैठे अपनी डाइट को मुनज़्ज़म करना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान्स, फूड गाइड्स, तरकीबें और ग्रोसरी लिस्ट्स फराहम करते हैं। और ये सपोर्ट इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे क्लाइंट्स कभी भी उलझन का शिकार ना हो और अपनी हालत को कहीं से भी मुअस्सिर तरीके से संभाल सके। अगर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जिदोजहद कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसी रज़ाएं देखी हैं जो आपकी अलामात को बेहतर बनाती हैं या कुछ ऐसी जो उन्हें बिगाड़ती है, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके तजुर्बात के बारे में सुनना चाहूँगा। ठीक है, इस सेशन का इख्तिताम यही होता है। मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें जिनमें मुख्तलिफ डॉट्स का फीड ऑफ डाइट से मवाजना किया गया है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।